वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ प्रतीक खत्री। और जैसा कि आपको पता है कि मैं चार सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, मेरे इस चैनल पे। कॉमर्स के 12th कॉमर्स के अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर दिया था। अभी आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, पोवर्टी। पोवर्टी यानी गरीबी। अब इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। Poverty is such a situation existing in an economy under which one class of economy is unable to fulfill the minimum basic need. In most of the developing economies, where the per capita income is very low and there exists high level of income inequality, a large portion of poor population cannot enjoy a healthy life because of unavailability of minimum basic requirements such as nutritive food, clothes, proper housing. On the other hand, rich and successful classes enjoy high income and high standard of living. Due to existing economic inequality in the country, the society faces dissatisfaction, restlessness, hatred, and class conflict. अच्छा, अभी ये बोल क्या रहा है कि अभी गरीबी क्या है? गरीबी की ऐसी सिचुएशन है जब एक इकोनॉमी अपने जो लोगों की जो नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे पढ़ाई, खाना, अच्छा खाना, और घर, हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन, जब ये अच्छे से सेटिस्फाई ना हो तो उस सिचुएशन को, उस कंट्री की सिचुएशन को पोवर्टी बोलेंगे। अब होता क्या है कि जब बहुत जो भी इनकम इनक्वालिटी बढ़ जाती है, जैसे एक कंट्री है जिसका जो 2% पॉपुलेशन है, उसके हाथ में पूरा 40 या 50% पैसा है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा गरीबी होती है उस पर्टिकुलर देश में। तो अगर कोई देश जो प्रॉपर कपड़े की, हाउसिंग की, न्यूट्रिटिव फूड की, या फिर हेल्दी लाइफ की, जो बेसिक नीड्स होती है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो उसको हम बोलेंगे पुवर्टी रिलेटेड इकोनॉमी और पुवर्टी अफेक्टेड इकोनॉमी। तो आगे कुछ और भी डिटेल में दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ सोर्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ गोल। अब ये बोल क्या रही, बहुत डीप बात है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये एक सिर्फ सोर्स है और ह्यूमन डेवलपमेंट ये गोल है अपना। मतलब इनडायरेक्टली इंसान का डेवलपमेंट, इंसान की ग्रोथ होनी चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड रिजल्ट इन रिडक्शन इन poverty. Unless there is a reduction in income inequality and poverty, economic development cannot be said to be the development is true sense. तो जब तक गरीबी और इनकम इनक्वालिटी नहीं मिटती तब ट्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता। और अगर ट्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी नहीं होगा। और हमारा जो एंड गोल है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का है। तो ये पूरा इंट्रो था पोवर्टी का। इसमें कुछ और भी डिटेल है, हम एक बार देख लेते हैं। Poverty eradication was one of the main goal of some of the 5-year plan in this context, especially in the fifth 5-year plan and following plans. Poverty eradication and alleviation special programs and schemes were started, but poverty could not be reduced to the targeted level. अब आपको पता है कि हर साल एक नई सरकार आती है और एक नया 5-year प्लान लेके आती है। तो जो स्टार्टिंग के जो 5-year प्लान थे, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, तब जो गवर्नमेंट के 5-year प्लान में जो मोस्ट टारगेट था, मेन टारगेट था, वो पोवर्टी इराडिकेशन का था। और जो फिफ्थ 5-year प्लान है, यहाँ पे लिखा है फिफ्थ 5-year प्लान है जो अपनी कंट्री का, वो खास कल स्पेशली पोवर्टी इराडिकेशन और एलिविएशन पे बेस था। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आए और स्कीम्स आई जिससे गरीबी दूर हो पाए, पर वो अपने जो टारगेटेड लेवल था वो उससे दूर नहीं हो पाई। मतलब उतना उसने सरकार ने अचीव नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था। तो अभी हम आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ पोवर्टी। अभी पोवर्टी है क्या? अ सिचुएशन वेयर अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन cannot even satisfy
their minimum requirements are said to be the poor. If a large population is living below the minimum required standard of living, there exists widespread poverty. तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, पॉपुलेशन की, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए तो उसको हम बोलेंगे पुअर्टी है, पुअर्टी एग्जिस्ट करती है. और एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से नीचे रह रही है तो उसको हम बोलेंगे वाइड स्प्रेड पुअर्टी. Many nations of the world have tried to interpret poverty in their own way, but poverty being a relative concept, it meaning changes and it changes in time, place and society. तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज ने अलग अलग वे में अपने अपने तरीके से पुअर्टी को डिफाइन करने का ट्राई किया है, पर ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. मतलब अगर अमेरिका में आप पुअर्टी बोलो तो जिसके पास छोटी कार है वो पुअर है, और जिसके पास बड़ी एसयूवी और लग्जरियस कार है तो वो रिच है. तो वहां पे अगर अगर वहां पे एक छोटी भी कार हो या फिर एक सेकेंड हैंड छोटी सी कार हो तो उसको हम उस लोग को हम पुअर बोलेंगे अमेरिका में. पर इंडिया में इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है. अगर किसी के पास खराब कार भी हो फिर भी वो पुअर नहीं होता, उसको एटलीस्ट हम रिच तो बोलते ही अपने अपने सोसाइटी में. इंडियन सोसाइटी में इंडिया के लिए पुअर क्या है? जिसके पास साइकिल हो ट्रैवल के लिए, या फिर ये मैं एक व्हीकल्स का एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर किसी के पास अगर व्हीकल ऐसे ऐसे साइकिल हो इंडिया में तो उसको हम गरीब बोलेंगे. पर अगर कार हो, भले वो फटीचर क्यों ना हो, भले वो टूटी फूटी कार क्यों ना हो, फिर भी इंडिया में उसको हम रिच कंसिडर करेंगे. पर एज कम्पेयर टू अगर अमेरिका में बात करें या फिर यूके में बात करें, अगर किसी के पास कार है तो अगर छोटी कार है तो वो गरीब है. अगर बड़ी कार जैसे टेस्ला है, मर्सिडीज है, ऑडी है तो वो अच्छा खासा एक अमीर इंसान है वो. तो ऐसे ही एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो देश के हिसाब से बदलता है, टाइम और प्लेस के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से. जो कॉन्सेप्ट रिच और पुअर्टी का वो बदलता रहता है. और जितने भी अगर कितने भी इंटरप्रिटेशन निकले सभी देश के, उसमें पुअर्टी का जो एक नॉर्मल एक कॉमन इंटरप्रिटेशन है वो क्या है कि अगर कोई भी इंसान बिलो एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जी रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वहां पे गरीबी है, उस सोसाइटी में गरीबी है. तभी हम बोलेंगे कि इसमें पुअर्टी के लेवल में डिफरेंस है. देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंट लेवल इन पुअर्टी, लेवल ऑफ पुअर्टी. In this context, poverty can be divided into two parts: a traditional meaning of poverty or income, and modern meaning of poverty and non-income poverty. अब यहाँ पे कुछ दो टाइप है पुअर्टी के. पहला है ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पुअर्टी और इनकम पुअर्टी. दूसरा है मॉडर्न मीनिंग ऑफ पुअर्टी एंड नॉन इनकम पुअर्टी. तो अभी आते हैं पुअर्टी के एक डेफिनेशन पे. अकॉर्डिंग टू इनकम डेफिनेशन ऑफ पुअर्टी, अब ये क्या है? एक ट्रेडिशनल मीनिंग है पुअर्टी का. इनकम डेफिनेशन मतलब ट्रेडिशनल मीनिंग. तो हम देखते हैं, अ सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर are required to ascertain a minimum basic needs and services is called poverty line. अब ये क्या बोल रहा है कि एक इतना खर्चा हो जिससे हम मिनिमम जो बेसिक नीड्स है और सर्विसेज अगर सेटिस्फाई कर पाए इंसान, उस मिनिमम खर्चे को हम बोलेंगे मिनिमम पोवर्टी लाइन. अगर वो एक इंसान इतना खर्चा भी नहीं कर पा रहा तो उसको बोलेंगे वो पुअर है, और वो पोवर्टी बिलो पोवर्टी लाइन है. All people who have less than required income or spend less than required minimum expenditure are said to be poor. So according to their interpretation, poverty is a state of scarcity. तो अगर एक इंसान के पास रिक्वायर्ड इनकम से कम इनकम है और वो कम खर्चे कर सकता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो पुअर है. तो ऐसे इंडिया में पुअर्टी ऐसे ही रिफाइंस होती है कि वो कितना कंजम्पशन कर पा रहा है, कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर पा रहा है दिन में, उसके पास इतने खर्चा करने के लिए पैसे हैं. तो इससे हम निकालेंगे टू गेट मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट. तो इसमें होगा क्या कि इंसान कितने कैलोरीज खा पा रहा है, उसके पास कितना पैसा है कि वो कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर पा रहा है, मिनिमम कैलोरीज कितनी कंज्यूम कर पा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पुअर्टी लाइन.
पर इसकी एक लिमिटेशन क्या है कि वो सिर्फ फूड से रिलेटेड है और स्टार्वेशन से रिलेटेड है। तो पोवर्टी एक सिचुएशन है जिसमें जिसका एक स्टार्वेशन एक पार्ट है। तो मैं इसका ऐसा नहीं बोल सकते कि वो पूरा का पूरा फूड से रिलेटेड है। तो इंडिया में एक ऐसा भी मेथड है जिसको सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन से पोवर्टी डिफाइन करती है, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि इसका एक बहुत वाइडर मीनिंग है जिसका स्टार्वेशन यानी भूख एक पार्ट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अपार्ट फ्रॉम फूड, other necessities such as clothing, housing, education, health, cleanliness, pure drinking water are also to be included, and then such only the non-income poverty has become a popular modern concept of poverty. तो पहले ट्रेडिशनल मेथड क्या थी, जो पैसे पर डिफाइन होती थी कि कितने पैसे हैं उसके पास खर्च करने के लिए, जिसमें कैलोरीज आती है, कैलोरी कंजम्पशन कितना है। पर अभी क्या है, एक बहुत वाइडर मीनिंग है जिसमें खाना भी इन्वॉल्व है, बेसिक नेसेसिटी जैसे एजुकेशन, हाउसिंग, क्लोथिंग, क्लीनलीनेस, प्योर ड्रिंकिंग वाटर भी इंक्लूडेड है। तभी नॉन इनकम पुअर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ज्यादा ज्यादा फेमस हुआ, ज्यादा एक्सेप्टेबल हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा वाइडर सेंस है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि और क्या है आगे। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, income poverty is one of the important element of poverty, but it is also reflects only a single aspects of human life: freedom of choice and occupation, which is availability of rich people but not available to poor. In this context, to get a broader meaning of poverty, income should not be the sole measuring rod of deprivation, but other important elements of human development such as knowledge, long and healthy life, and good standard of living, individual freedom, availability of opportunities, and life with choices. Self-respect should also to be considered. ये बोल क्या रहा है कि अभी पहले पहले सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान की इनकम से उसकी पुअर्टी का अंदाजा लगाया जाता था, पर ये बहुत वाइडर है। उसमें आता है फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, जो एक रिच को अवेलेबल है पर पुअर को अवेलेबल नहीं है। तो एक बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग है इस पुअर्टी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे भी चीज है जो इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता, जैसे नॉलेज, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, या फिर गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडिविजुअल फ्रीडम, अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड अ लाइफ विद चॉइसेस, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर ये सब इंसान को नहीं मिलती तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो इंसान भी पुअर है। तो अगर एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ केयर अच्छा हो, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, लाइफ फ्रीडम हो, और आप अलग अलग चॉइसेस कर पाओ अलॉन्ग विद सेल्फ रिस्पेक्ट, तो आप बोल सकते हो कि आप पुअर नहीं हो। अगर जो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, फिर उसको नहीं मिल रही, उसको हम बोलेंगे कि वो पुअर है। तो यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, while preparing a development report through HDI, Human Development Index, and HPI, Human Poverty Index, included three important parameters, namely knowledge, health, and standard of living. अभी बोल क्या रहा है कि जो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो जब अपना रिपोर्ट बना रहा था, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स, तो उसमें कुछ तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स डाले, जैसे नॉलेज है, हेल्थ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो नॉलेज क्या डिफाइन करता है, लिटरेसी रेट डिफाइन करता है, और एनरोलमेंट रेशियो के कितने लोग स्कूल गए। हेल्थ हेल्थ क्या डिफाइन करती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग कितना लंबा जी रहे हैं। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या डिफाइन करता है, पर कैपिटा टोटल हाउसिंग प्रोडक्शन, ये एक घर में कितना हाउसिंग प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब एक घर कितनी चीजें कंज्यूम कर पा रहा है। मतलब अगर आपका एक घर है तो उसमें आप कितने फ्रिज और ऐसे कोई अप्लायंसेस आप ले पा रहे हो, आप कितनी चीजें कंज्यूम कर पा रहे हो। नॉट ओनली फूड, पर जो ओवरऑल खर्चा है घर का, आप कितना ले पा रहे हो, एक घर का खर्चा कितना है। तो इससे भी आप एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफाइन कर सकते हो। अब आगे कुछ नेचर ऑफ पुअर्टी दिया है। तो इसमें दो टाइप की पुअर्टी है, एक एब्सोल्यूट पुअर्टी और एक रिलेटिव पुअर्टी। ऐसे मैंने पहले भी बताया था कि कंट्रीज में रिलेटिव पुअर्टी एग्जिस्ट करती है। ऐसे अमेरिका में अगर का मैं एक एग्जांपल दूं, तो वहां पे अगर आप कंपेयर करें अमेरिका में,
तो अगर आप हमारे अमेरिका में आपके पास अगर एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन का अपार्टमेंट है, तो यू आर कंसिडर टू बी पुअर, आपको लोग पुअर बोल सकते हैं। और अगर आपके पास एक बंगलो है, बहुत बड़ा आलिशान, अलॉन्ग विद लॉन गार्डन, तो उसको हम बोलेंगे वो रिच है। पर उसमें भी कंपैरेटिवली है, कंपेयर टू अगर इंडिया में बात करें, अगर किसी के पास 1 BHK फ्लैट भी है, तो उसको हम ऑब्वियसली बात है पुअर तो नहीं बोलेंगे। पर अमेरिका में या फिर और डेवलप्ड कंट्रीज में उसको हम गारंटी पुअर बोलेंगे। तो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, और आगे इसको बहुत डेप्थ में बोला गया है। तो पहला आता है एब्सोल्यूट पुअर्टी, द मिनिमम एक्सपेंडिचर इनकम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज पुअर्टी लाइन, जो हमने पहले भी पढ़ा। द पॉपुलेशन हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो दिस पुअर्टी लाइन are said to be absolute poor. Absolute poverty is also known as complete poverty. The concept of absolute poverty helps us to categorize people living below poverty line and to reduce poverty among these, and targeted oriented policies can be framed. अभी बोल क्या रहा है कि absolute poverty क्या है? देखो, एक मिनिमम poverty लाइन होती है, मतलब एक मिनिमम खर्चा होता है। अगर उस खर्चे को, जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना होता है, जो जैसे आपका एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक खर्चा करना पड़ता है। अगर आप उस खर्चे को अफोर्ड कर पाते हो, तो आप बोलते हो बिलो पॉवर्टी लाइन। और अगर आप उस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन उसको बोलेंगे जब आप अफोर्ड नहीं कर पाते। और जब आप अफोर्ड कर पाते हो, तो उसको बोलेंगे अबव पॉवर्टी लाइन। तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी इंसान इस पुअर्टी लाइन के नीचे चला जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट पुअर और एब्सोल्यूट पुअर। तो अगर कोई भी पीपल है, वो बिलो पुअर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पुअर्टी। और उसके लिए सरकार बहुत सारी पॉलिसीज भी बना रही है कि इसको कैसे ऊपर लाया जाए। तो अभी अभी जो पुअर्टी लाइन मैंने बोली, उसको अभी इन डेप्थ में बोला गया है। To understand the level of absolute poverty, the minimum consumption expenditure are required to fulfill the minimum physical amount of cereal, pulses, milk, butter, etc. Should be studied. बोल क्या रहा है कि एब्सोल्यूट पुअर्टी को समझने के लिए जो मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, जो रिक्वायर होता है, इसके लिए बेसिक मिनिमम अमाउंट के जो सीरियल है उसको कंज्यूम करने के लिए, पल्सेस को कंज्यूम करने के लिए, मिल्क को कंज्यूम करने के लिए, बटर को कंज्यूम करने के लिए, इन सब की स्टडी होनी चाहिए। टू ascertain this minimum per capita consumption expenditure in the initial years of planning, Indian Council of Medical Research has decided that for rural areas per person per day is 2400 calories, and for urban areas it's 2100 calories as required. The method was accepted by Planning Commission in 1969, and taking 1960 and 61 prices as a base year, rupees 20 per capita per month, and hence decided as the measuring rod of poverty. अब हुआ क्या कि इंडियन काउंसिल एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल बनी। वो बनी थी जब इनिशियल स्टार्टिंग हुई थी प्लानिंग की इस पुअर्टी इराडिकेशन की, मतलब जब गरीबी खत्म करने का प्लान चालू हुआ देश में। तो जो स्टार्टिंग के जो कुछ ईयर्स थे, उसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बनी। तो उसने डिसाइड किया कि मिनिमम पर कैपिटा कंजम्पशन कितना होना चाहिए, 2400 कैलोरीज होना चाहिए रूरल एरियाज के लिए, मतलब जो गाँवठी इलाके हैं और जो गांव इलाके हैं, गांव वाले लोग हैं, उनका पर डे कंजम्पशन होना चाहिए 2400 कैलोरीज। आप देख पा रहे हो। और अर्बन एरिया में क्या होना चाहिए, अर्बन एरिया का होना चाहिए पर डे कंजम्पशन 2100 कैलोरीज। तो इस मेथड को डिटरमाइन करने के लिए जो प्लानिंग कमीशन बनी 1969 में, और उसने बेस ईयर लिया 1960 और 61 के प्राइसेस को, उसमें 20 रुपए पर कैपिटा पर मंथ का उन्होंने एज अ बेस लिया, और उन्होंने इसको मेजरिंग रॉड लिया। तो इन्होंने किया कि यहाँ पे ये इनकम बेस्ड जो ट्रेडिशनल मेथड थी, इनकम बेस्ड पुअर्टी,
मेथड जिससे आप इनकम के बेस के दम पे आप पुअर्टी रिकॉग्नाइज कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया की। तो इस पे ही काम करते हुए दांडेकर एंड रथ कमेटी बनी रूरल एरियाज के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ 1960 and 61 prices decided per 15 rupees per capita per month as a poverty line, and for urban areas 22.5 per capita per month. Later, a planning commission appointed as an expert committee under the chairmanship of Professor D.T. Lakdawala, which established poverty for the 1993, taking 1973 and 74 prices as a base year. The rural areas is 49 rupees per capita per month, and for urban 57 per capita per month. Consumption expenditure was estimated to fulfill the requirement of poverty line. अब ये जो कमीशन बनी थी पहले इंडियन काउंसिल एंड मेडिकल रिसर्च, उसके बाद कुछ और कमिटीज बनी। तो दांडेकर और रथ कमेटी जो रूरल एरिया में बनी थी, गाँवटी इलाके के लिए बनी थी। अब दांडेकर और रथ कमेटी आप ये याद रखना फॉर रूरल एरियाज, ये कब बनी थी? 1960 और 1961 के बेस प्राइस को लिया था, इसके बाद बनी थी इंडियन काउंसिल एंड मेडिकल रिसर्च के बाद। तो उन्होंने 20 रुपए के बदले 15 रुपए पर कैपिटा इनकम का, पर कैपिटा मंथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उन्होंने एज अ बेस ऑफ पुअर्टी लाइन लिया। किसके लिए? रूरल के लिए। और अर्बन के लिए उन्होंने लिया 22.50 रुपए पर कैपिटा इनकम पर मंथ। तो उसके बाद प्लानिंग कमीशन अपॉइंट हुई और उन्होंने कुछ एक्सपर्ट की कमेटी भी बनाई। किसके किसके अंडर? डॉक्टर प्रोफेसर D.T. लाकड़ावाला की अंदर, लाकड़ावाला के अंदर एक ऐसी प्लानिंग कमीशन बनाई जो पोवर्टी एस्टिमेट करती थी। कब बनाई? 1993 में बनाई। और 1973 एंड 74 को बेस प्राइस लेते हुए रूरल एरिया में उन्होंने डिसाइड किया कि 49 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम एज अ बेसिक पोवर्टी लाइन रखेंगे, और अर्बन एरियाज में 57 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बेसिक पोवर्टी लाइन रखेंगे। तो ऐसे करके आप ये जो नाम है दांडेकर और रथ कमेटी जो रूरल एरिया के लिए बनी, आप ये याद रखना। जिन्होंने पर कैपिटा इनकम रखा था 15, पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उन्होंने रखा 15 रुपए, किसका? रूरल का। और अर्बन का उन्होंने रखा 22.50 रुपए पर कैपिटा कंजम्पशन पर मंथ। उसके बाद एक और कमेटी बनी प्रोफेसर D.T. लाकड़ावाला। ये कब बनी थी? 1993 में बनी थी। और इन्होंने कौन से ईयर को बेस ईयर लिया था? 1973 को बेस ईयर लिया था। और रूरल में इन्होंने 49 रुपीज एज अ बेसिक पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रखा, और अर्बन में इन्होंने रखा 57 रुपीज पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इससे पुअर्टी लाइन डिसाइड हुई। और पुअर्टी लाइन कैलकुलेट करने की जो मेथड है उसका एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक है, वो है कि कैलोरी कंजम्पशन आप लेते हो, आप कैलोरी कंजम्पशन लेते हो। तो हम बोलेंगे कि पुअर्टी एक इकोनॉमिक सिचुएशन है, पर एक हंगर जो है वो तो एक फिजिकल सिचुएशन है। तो ये तो एक स्टार्वेशन लाइन हुई, ना कि पुअर्टी लाइन। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पुअर्टी का जो डेफिनेशन ऊपर दी है पुअर्टी लाइन की, वो पुअर्टी को पूरी तरह डिफाइन नहीं करती। मतलब आप समझ रहे हो कि पुअर्टी क्या है? पुअर्टी एक बहुत वाइडर सेंस है, जिसमें एजुकेशन भी है, नॉलेज भी है, और लिटरेसी भी है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है। तो आप उसको सिर्फ हंगर से कैसे कनेक्ट कर सकते हो? तो इसको और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, इसको और वाइडर बनाने के लिए, तो जो एक कॉन्सेप्ट था द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ should be decided, and for that require facility for quality of life such as nutritive and balanced food, health, education, kitchen fuel, clothing, educational expenditure, housing etc. should be included. तो अभी इसने जो नीचे बोला कि बहुत वाइडर सेंस ले होना चाहिए इसका, इसमें खाना ही सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इसमें एक होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, फूड फ्यूल, किचन फ्यूल, क्लोथिंग,
एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, हाउसिंग, हेल्थ केयर। तो अगर ये पूरा सब कुछ इन्वॉल्व हो और ये सब एक बेसिक पर्टिकुलर लोग पॉपुलेशन है जो देश की अफोर्ड कर पाए, तब बोलूँगा कि वहाँ पे गरीबी नहीं है और वहाँ पे लोग अबव पोवर्टी लाइन रहते हैं, ना कि बिलो पोवर्टी लाइन। तो ऐसे ही करके इसी को एज अ मेजरिंग रॉड बनाने के लिए ये वाइडर सेंस को प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की एक कमेटी बनी प्लानिंग कमीशन के अंडर। तो उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की गवर्नमेंट को 2009 में। तो ऐसे उन्होंने एक नई मेथड डिसाइड की पोवर्टी मेजरिंग की, जो सिर्फ कंजप्शन पे फोकस नहीं करती थी, पर एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ है और हेल्थ भी कितनी इम्प्रूव हुई है लोगों की। और इस नई मेथड को 2011-12 में कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो उन्होंने पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रूरल का क्या रखा, वो था 816 रुपए रूरल एरियाज का, पर उन्होंने अर्बन का रखा 1000 रुपए। यह है पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2011-12 के हिसाब से। किसने डिसाइड किया था? प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की कमेटी ने, जो प्लानिंग कमेटी बेस हुई थी, बनी गई थी प्लानिंग कमेटी गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें जो कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे वो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर थे। वो 2009 में बनी थी। वो सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन पे फोकस नहीं करती थी, पर उसको एक्सपेंडिचर पे भी ध्यान था और एजुकेशन पे भी ध्यान था, और उन्होंने हेल्थ को भी ध्यान दिया था। उन्होंने रूरल एरिया का पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रखा था 816 रुपए और अर्बन का रखा था 1000 रुपए। अब ये तो एक मजाक की बात है, इतना कम रखा है, तो देश को आप इतने कम पैसों से मेजर करोगे तो गलत बात है। अकॉर्डिंग टू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत गलत है। पर क्या कर सकते हैं? In order to calculate absolute poverty or at an international level, the cost of all resources consumed by an average adult are considered. An international level poverty line based on purchasing power parity decided as $1.25 per day for the year 2005, which was $1 for the year 1990, and for the year 2015 it is $1.90 per day. With the help of international poverty line, absolute poverty for the different nation can be measured using uniform method. तो इंटरनेशनल लेवल पे पोवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए एक एवरेज निकाला गया कि एक एवरेज अपनी लाइफ में कितना खर्च करता है, जो भी रिसोर्सेज ऊपर मेंशन थे, जैसे एजुकेशन है, हाउसिंग है, क्लोथिंग है, फूड है, इन सबको कंज्यूम करने के लिए एक एवरेज अडल्ट कितना कॉस्ट बेयर कर पाता है। इससे हम पोवर्टी लाइन डिसाइड करेंगे, उसको बोलेंगे परचेज पावर्टी पैरिटी, परचेज पावर पैरिटी, जो स्टार्टिंग में डिसाइड हुई थी 2005 में $1.25 पर डे, जो $1 थी 1990 में, और यही लाइन 2015 में $1.90 बन गई। तो अगर एक इंसान 2005 में $1.25 खर्च कर पाता था तो उसको हम गरीब नहीं बोलेंगे। और अच्छा, ये जो कंपैरिजन डॉलर में क्यों किया गया? क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे कंपैरिजन किया गया और ना कि इंडियन लेवल पे। अगर इंडिया पे कंपेयर करें तो इंडिया तो बहुत बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गया है इससे। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर कंपेयर करें इंडिया की तो वो बहुत गरीब है। तो परचेसिंग पावर पैरिटी अगर $1.25 पर डे है एक कंट्री की, तो उसको 2005 में, तो उसको उस कंट्री के जो लोग हैं उसको बोलेंगे वो अबव पोवर्टी लाइन है। और अगर 1990 में कंपेयर करें तो वो $1 है और 2015 में 1.90 पर डे। तो ऐसे करके डॉलर डॉलर के थ्रू जो पोवर्टी लाइन है वो कैलकुलेट की जाती है।
और एब्सोल्यूट पुअर्टी डिसाइड की जाती है कि कौन सी कंट्री बिल्कुल गरीब है और कौन सी कंट्री मीडियम गरीब है और कौन सी कंट्री गरीब नहीं है। अब इंडिया में एब्सोल्यूट पुअर्टी कैसे मेजर हुई थी और किसने मेजर की, ये सब मेंशन है। तो ये NSSO ये क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है कि अलग अलग सर्वेस करती है, जिससे वो पता लगाती है कि डेटा क्या है कंट्री का कितना विकास हुआ है और कंट्री में क्या क्या चेंजेस आए। ये इंडस्ट्रियल लेवल से लेकर एग्रीकल्चर लेवल तक पूरा का पूरे सब सर्विस करती है। अब इसके 68th राउंड में इसके NSSO के नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के जो साल था 2011 और 12, अच्छा जो मैं अभी अंडरलाइन करवा रहा हूं ना वो अच्छे से याद कर लेना, ये MCQ में बहुत आसानी से आपको मार्क्स दिला देगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो जो डेटा निकला तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से इंडिया में 2014 4 या 5 का, तो जो एब्सोल्यूट पुवर्टी थी वो 37.2% थी, जो 2011-12 में 21.9% तक रिड्यूस हो गई। तो मतलब 2004 और 5 में रूरल एरिया में 42% लोग, मतलब 41.8% लोग पोवर्टी में थे, और 2011-12 में ये 25.7% हो गया। ऐसे ही अर्बन एरिया में 2004-5 में 25.60% लोग पुअर थे और यही 13.7% हो गए 2011-12 में। मतलब पुअर्टी कम ही हुई है, बस खाली हमें दिख ही नहीं रही है कि पुअर्टी कम हुई है। तो ये सरकार के डेटा का घोटाला है कि पता नहीं क्या है। ये NSSO ने निकाला डेटा। तो मतलब इन टोटल की बात करें तो 2004 और 5 में 37.2% लोग पोवर्टी लाइन के नीचे रह रहे थे, और यही आंकड़ा थोड़ा कम हुआ और 2011-12 में 21.9% लोग बिलो पोवर्टी लाइन में रह रहे थे। तो ये बात 68th राउंड से पता चली है किसकी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की, जो 2011-12 में कंडक्ट हुआ था। इसके हिसाब से तेंदुलकर कमेटी के अंदर तो रूरल एरिया में द मेजरमेंट ऑफ पोवर्टी इन द ईयर 2004 एंड 5 वाज 41.8%। अब मैं इसे वही रिपीट किया जो मैंने पहले बताया। तो अगर ये स्टेट वाइज मैग्नीट्यूड जो पोवर्टी का अगर देखें, तो जो जो पॉपुलेशन बिलो 10% है पोवर्टी में, मतलब पूरे पॉपुलेशन में सिर्फ 10% ही है या 10% से भी कम है जिसकी पॉपुलेशन पोवर्टी में है, तो ये इसके स्टेट कुछ ऐसे हैं। अच्छा, ये डेटा 2011-12 का है, तो 2011-12 में कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो 10% से भी कम में थे पोवर्टी में, जिसके लोग 10% और जिसकी पोवर्टी की जो लेवल था वो 10% और बिलो था। वो था गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब और आंध्र प्रदेश। जो 10 से 20% में थे जिसके लोगों की पुअर्टी 10% से लेके 20% उसके उनके जो लोग हैं उस स्टेट के लोग हैं वो पुअर है, और वो थे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। और वैसे ही जिसकी पुअर्टी 20 से 30% थी, मतलब जिसकी पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन है उसमें 30% और 20% के जो बीच में है वो पॉपुलेशन पुअर है, तो वो था वेस्ट बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। और कुछ ऐसी पॉपुलेशन जिसमें 40% तक पॉपुलेशन पुअर है, वो था मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो यही कुछ ऐसा, ये जो डेटा था वो इकोनॉमिक सर्वे से था 2015 और 16 के लिए। पर ये जो एब्सोल्यूट डेटा दिया गया है वो 2011-12 का है। अब नीचे भी जो मैंने बताया वही था।
अब इसमें आप एक बात आपने नोटिस की होगी कि गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब और आंध्र प्रदेश, इनमें लोएस्ट पुअर्टी है, जिसको आप महसूस भी कर पाते होगे अगर आप उन पर्टिकुलर स्टेट में जाते होगे। और सबसे गरीब जो यहाँ पे स्टेट है वो है एमपी, दूसरा असम, उड़ीसा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड और छत्तीसगढ़। अब ये जो था वो एब्सोल्यूट पुअर्टी का कॉन्सेप्ट था, ये एब्सोल्यूट पुअर्टी का कॉन्सेप्ट ओवर हुआ। अब आते हैं रिलेटिव पुअर्टी के कॉन्सेप्ट पे। The concept of absolute poverty, the minimum consumption expenditure required for satisfaction of minimum needs, is taken into consideration, but the concept of relative poverty, income inequality exists in different group of people in living society is considered. तो ये बोल क्या रहा है कि जो एब्सोल्यूट पोवर्टी थी, जो बेसिक, जो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी कि अगर आपका जो बेसिक फूड की रिक्वायरमेंट है, क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट है और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट अगर आपकी वो फुलफिल होती है तो उस तबके के लोगों को हम बोलेंगे अबव पोवर्टी लाइन, और उसको हम गरीब नहीं बोलेंगे। और जो पॉपुलेशन है इसमें कई कई ऐसे भी लोग हैं जो रिलेटिव पोवर्टी है, कई कई ऐसे देश है इसमें रिलेटिव पोवर्टी है जिसमें ज़्यादा गरीबी नहीं है पर उसमें रिलेटिव पोवर्टी है। तो ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है। पर हर एक इकोनॉमी में जो इनकम डिस्पैरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, पर किसी किसी में इनकम डिस्पैरिटी बहुत कम होती है, पर किसी किसी में बहुत ज़्यादा होती है। जिसमें बहुत ज़्यादा होती है वो देश बहुत गरीब होता है, और जिसमें इनकम डिस्पैरिटी बहुत कम होती है वो देश डेवलप्ड होता है और कम गरीब होता है एज कम्पेयर टू दैट डेवलपिंग कंट्री। तो रिलेटिव पोवर्टी को समझने के लिए सोसाइटी को हम अलग अलग डिफरेंट इनकम ग्रुप में बांट सकते हैं, और जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो समझ पाए। तो हम आगे और भी बात करते हैं। अब इंडिया एक रैपिड डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो इसमें हम जो कॉन्सेप्ट जो पोवर्टी का है एंड पोवर्टी लाइन का है, उसके बदले हम रिलेटिव पोवर्टी और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि रिलेटिव पोवर्टी बहुत बड़ा कारण बन सकती है गरीबी का फ्यूचर के टाइम पे। अभी हम आगे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देख रहे हैं। इसमें ग्रुप 1 है, इसकी इनकम है 0 से लेकर 30,000 तक, ग्रुप 2 की 1 लाख तक, ग्रुप 3 की 3 लाख तक, ग्रुप 4 की 10 लाख तक, ग्रुप 5 की 10 लाख और ऊपर तक। तो जो ऊपर एग्जांपल दिया है उसमें जो ग्रुप 2 है उसकी इनकम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रुप 1, तो उसको ऐसा हम बोलेंगे कि जो ग्रुप 1 है वो कंपैरेटिवली ग्रुप 2 से पुअर है। अब आप इस एग्जांपल से रिलेटिव पुअर्टी को बहुत इजीली समझ पाओगे, पर जो ग्रुप 2 का जो ग्रुप 2 है वो रिलेटिव पुअर है एज कम्पेयर टू ग्रुप 3, और सेम एज ग्रुप 4 एंड 5। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ग्रुप 2 है वो कंपेयर टू 3, 4 एंड 5 वो गरीब है। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट है रिलेटिव पुअर्टी का, इसमें इनकम इनइक्वालिटी बहुत होती है। तो लॉरेंस कर्व और गिनी कर्व इस इनकम इनइक्वालिटी के जो ग्रुप को मेजर करने के लिए बहुत रिलायबल है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एमसीक्यू का है आंसर। लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट को हम इसके थ्रू रिलेटिव पोवर्टी को मेजर कर पाते हैं। अब आगे कुछ है इंडिकेटर्स ऑफ पोवर्टी, और कुछ ऐसी चीज़ें जो पोवर्टी को इंडिकेट करती है। इसमें पहला है पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि जो एक घर है वो जो एक नेशन है उसका एक घर है, तो उसका एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो मार्केट प्राइस है जो ड्यूरेबल गुड्स का, ऐसे कार्स है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, उससे हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब एक पूरी कंट्री इन सभी जो चीज़ें हैं उन पे कितना खर्च कर रही है, जैसे कार है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, रेफ्रिजरेटर है। तो एक पर्टिकुलर कंट्री ने उसको कितना कंज्यूम किया,
उससे हम पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल पाएंगे। तो जो डेवलपिंग कंट्री होती है उनमें ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत कम होता है। लोग बहुत ही कम कार अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत कम लोग वॉशिंग मशीन और कंप्यूटर्स अफोर्ड कर पाते हैं, रेफ्रिजरेटर अफोर्ड कर पाते हैं। तो इन सब का अगर डेवलप कंट्री से कंपेयर करें तो इनका कंजम्पशन बहुत कम होता है। तो तभी हम बोल सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री कंपैरेटिवली डेवलप कंट्री से बहुत पुअर है। और ये कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का टेबल है, आपको दिखा रहा है अलग अलग कंट्री का। अच्छा, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसकी बात कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज की। तो इनमें मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया जाता है किसका? ड्यूरेबल गुड्स का। जैसे कार है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है। तो एक पर्टिकुलर कंट्री कितने ड्यूरेबल गुड्स कंज्यूम करती है एक साल के अंदर, एक ऑन एन एवरेज आदमी कितने जो गुड्स है पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गुड्स है वो कितना कंज्यूम कर पा रहा है। तो अगर ज़्यादा कंज्यूम कर पा रहा है तो हम उसको डेवलप कंट्री बोलेंगे, अगर कम कंज्यूम कर पा रहा है तो उसको हम डेवलपिंग कंट्री बोलेंगे। आगे कुछ कंट्रीज हैं जो दिखाती है कि पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या क्या हो रहा है। तो यूएस का पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2005 का है। तो वो था $31,000, 31,469। पर इसका जो बेस प्राइस लिया था, बेस डॉलर का प्राइस था 2005 का था। ये जो डेटा है 2014 का है, पर इसका बेस प्राइस 2005 का है। तो यूएस ने $31,469 एक ऑन एवरेज आदमी हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर में ड्यूरेबल गुड्स पे खर्च करता था। यूके में 25,828 था, और जापान में 22,149 है, पाकिस्तान में 603 है, और चाइना में 1,420 है, इंडिया में 725 है। तो ये जो डेटा है वो वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन का है, वर्ल्ड बैंक का डेटा है ये। तो आप देख सकते हो ये यूएस से इंडिया का बहुत कम है, कई गुना कम है। तो 2005 को उन्होंने एज अ बेस प्राइस लिया था डॉलर का, और ये डेटा 2014 का है। इंडिया का आपने देखा $725 ही है पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका ड्यूरेबल गुड्स का, ड्यूरेबल गुड्स का पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कंट्री में बहुत कम है इंडिया में, एज कम्पेयर टू यूएस, यूके, जापान और चाइना। अब आगे आता है लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। कितने लोग जो कंट्री में कुपोषित है, जिनको बेसिक कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो होती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती। जो बेसिक विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती। और भले उनमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और उनमें इनकम बहुत लो होती है, तो एक न्यूट्रिटिव फूड वो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनका पर कैपिटा इनकम बहुत कम होता है और बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है इनकम का। तभी माल न्यूट्रिशन की वजह से जिस कंट्री का कंजम्पशन कम हो, मतलब फूड का कंजम्पशन कम हो, तो उसको भी हम गरीब बोलेंगे। तो ये भी एक इंडिकेटर है पुअर्टी का। अभी कुछ अलग अलग डेटा है पुअर्टी के, जो जिसको माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन है जो लोगों के में, वो अलग अलग डेटा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया के लोगों की है। टोटल माल नरिश्ड पीपल है कि कितने परसेंट लोग कुपोषित है इंडिया में, ये दिखा रहा है अलग अलग साल में। जैसे 1990 और 92 में 23.7% लोग कुपोषित थे। 2000 और 2002 में 17.5% लोग कुपोषित है, मतलब माल नरिश्ड है, पोषण जिसको हम बोलते हैं। और ऐसे करके 2016 तक ये 15.2% लोग हो गए थे। ये एक इकोनॉमिक सर्वे था 2015 और 16 का। तो अकॉर्डिंग टू FOA 2015 रिपोर्ट, द सिचुएशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया,
ranked second in the world in measurement of malnourishment, which indicates poverty in India. मतलब माल नरिशमेंट के कारण जो पोवर्टी है इंडिया में, उसमें इंडिया सेकंड नंबर पे आता है. उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया में कितने माल नरिश्ड लोग हैं. और ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है पोवर्टी का. अब आ गया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या कि एक ऑन एन एवरेज आदमी उस कंट्री का कितने साल कितने लंबा जी सकता है. जापान की ऑन एन एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 90 के ऊपर है. तो ऐसे करके इंडिया में वो 75 से अभी 70 से 75 हो गई है, उसके बीच में है. तो एक पर्टिकुलर कंट्री कितने के लोग कितने साल तक जी पाते हैं, तो उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलेंगे. और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का हम क्या बोलेंगे, ये क्या है. तो जो नंबर ऑफ डेथ्स टेकिंग प्लेस पर 1000 चिल्ड्रन विच आर न्यू बॉर्न विद इन 1 year, मतलब एक साल के अंदर अगर ऑन एन एवरेज 1000 बच्चे निकाले तो उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर गए एक साल के अंदर ही. तो उसको हम बोलेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. तो मतलब एक साल के अंदर अंदर ही टोटल ऑन एन एवरेज 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर गए, तो उसको हम बोलेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. तो ये क्या इंडिकेट करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टालिटी. ये इंडिकेट करता है कि देश की हेल्थ सर्विसेज कैसी है, वहाँ का मदर का एजुकेशन कितना अच्छा है, वहाँ पे वैक्सीनेशन फैसिलिटी कितनी अच्छी है, वहाँ पे कितना नरिश्ड फूड है. तो ये सब अगर अच्छा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आप समझने वाली बातें ज़्यादा होगी और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत कम होगा. अब आगे कुछ डेटा दिया गया है अलग अलग कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी का. नॉर्वे में लोग 81.6 ईयर्स तक जीते हैं और इनकी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 2 है सर. मतलब 1000 में से सिर्फ 2 बच्चे मरते हैं एक साल के अंदर ही. ये बहुत ही अच्छा डेटा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा है और उनमें 1000 में से सिर्फ 2 बच्चे मरते हैं. अच्छा, ये डेटा 2014 का है. मतलब नॉर्वे हर बात में बहुत ही ज़्यादा आगे है हर कंट्री से. और यूएसए में ये डेटा है 79.1 ईयर और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है 6 है उसके अंदर. श्रीलंका में 74.9 और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 9 है इसके अंदर. चाइना में 75.8 और इन्फेंट मोर्टालिटी इसमें 10 है. पर इंडिया में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 हो जाती है, जो कंपेयर टू बाकी कंट्रीज में बहुत कम है. और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो 39 है, जो बहुत ज़्यादा है. ये दिखाता है कि इंडिया में कम पढ़ी लिखी मदर्स बहुत ज़्यादा है और जहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटी सर्विसेज है वो बहुत अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्री से. ये डेटा भी इकोनॉमिक सर्वे से लिया था 2015-16 का, डेटा वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. ये HDR रिपोर्ट में HDR में था 2015 की, उसमें कंप्लाइड था. तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है पुअर्टी का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. आगे आता है अकॉर्डिंग टू अबव इंफॉर्मेशन नॉर्वे इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 81.6 ईयर्स. अब जो मैंने बोला ऊपर वही है कि इंडिया बहुत वास्ट है इस सिचुएशन में कि सिर्फ 68 है इसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो बहुत कम है. और जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वो बहुत ही ज़्यादा है, तो 39 है. आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा है. अब आगे एक और इंडिकेटर है मेडिकल फैसिलिटीज़, कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री में मेडिकल जैसे डॉक्टर की जो फैसिलिटी है पर पर्सन या नर्स की जो फैसिलिटी है, कंपाउंडर की फैसिलिटी कितनी अच्छी है, तो उससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि उस कंट्री कितनी डेवलप्ड है और उसमें उनके लोग कितने पुअर हैं और कितने लोग बिलो पुअर्टी लाइन है जी रहे हैं. तो जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत कम मिल पाती है लोगों को और लोग अलग अलग डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं.
और वहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रिटिव फूड भी नहीं होता, जिससे लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। और वैसे अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो वहाँ पे हर 6,000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर अवेलेबल है। मतलब 6,000 पॉपुलेशन को ट्रीट करने के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है, जो बहुत कम है एज कम्पेयर टू एवरी वन डॉक्टर अमॉन्ग 350 पीपल, जो डेवलप्ड कंट्री की बात है। अब डेवलप्ड कंट्री में हर 350 लोग के अंदर एक डॉक्टर अवेलेबल है। तभी डेवलपिंग कंट्रीज में हर साल 1.7 करोड़ पीपल मर जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के ऊपर लोग मर जाते हैं सिर्फ डायरिया की वजह से, मलेरिया की वजह से, टीबी की वजह से और अलग अलग बीमारी की वजह से। और पूरे दुनिया में 2.3 करोड़ पीपल एड्स के थ्रू मर जाते हैं, और जिसमें 90% डेवलपिंग कंट्री को ही बिलोंग करते हैं। तो मेडिकल फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी जो है वो भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। तो ये जो 1.7 करोड़ पीपल मर जाते हैं डायरिया मलेरिया और टीबी से, ये भी एक डेटा है, आप उसको याद रखना। 1.7 करोड़ और 2.3 करोड़ एड्स की वजह से, बाकी डायरिया मलेरिया और टीबी की वजह से। अब आगे आता है प्योर ड्रिंकिंग वाटर। तो जो पॉपुलेशन की हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है ड्रिंकिंग वाटर से। कि अगर साफ पानी पीने को होगा तो लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी तो वहाँ पे समझने वाली बात है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और पर कैपिटा इनकम भी उनका बढ़ेगा। तो ये एक सेंसस की रिपोर्ट है कि 63.3% फैमिलीज है उनको ही साफ पानी मिल पाता है। बाकी 8.67 फैमिलीज होती है उनको अनट्रीटेड वाटर टैप का पानी पीना पड़ता है। और जो और 26% लोग हैं को अलग अलग सोर्स से पानी मिलता है, जैसे वेल है, हैंड पंप है, ट्यूबवेल है, और स्प्रिंग रिवर है, कैनाल है, पॉन्ड है। तो प्योर ड्रिंकिंग वाटर की कमी से और पॉल्यूटेड वाटर की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि पानी की बीमारियां फैलें और लोग और मरे और बीमार हो, और इससे पुअर्टी और भी ज़्यादा बहुत गहरी हो जाती है। तो एक प्योर ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा इंडिकेटर है इसका, पुअर्टी का। अभी एक और इंडिकेटर है प्रोविजन फॉर टॉयलेट। अब ये तो बहुत छोटी बात है, पर टॉयलेट की अवेलेबिलिटी एक पर्टिकुलर कंट्री में बहुत ज़रूरी है सैनिटेशन के लिए, कि सफाई बनी रहे कंट्री में। तो 2011 के हिसाब से 70% पॉपुलेशन के पास जो विलेज में रह रही है उनको बहुत ही ज़्यादा पानी की बीमारियां हो रही थी और कंटेजियस डिजीज हो रहे थे। इसकी वजह से कि उसमें पानी साफ नहीं था और टॉयलेट फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। तो 70% पॉपुलेशन विलेज में रहती है 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो 70% पॉपुलेशन जो गांव में रह रही है उसको बहुत सारी पानी के रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, बहुत सारे कंटेजियस डिसीज हो सकते हैं अगर टॉयलेट ना बने हो। तो अगर बात करें स्लम फैमिलीज विद टॉयलेट फैसिलिटी, अब गरीब परिवार टॉयलेट फैसिलिटी के साथ, तो 66% लोगों के पास टॉयलेट है घर के अंदर ही, और बाकी 34% के पास नहीं है। तो इससे हम बोलेंगे कि इससे खराब पानी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, इसमें पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो इससे पानी कंटामिनेटेड हो जाता है, मतलब पानी गंदा होता है। तो अगर पानी गंदा होगा तो लोगों की हेल्थ खराब होगी, हेल्थ केयर सिस्टम खराब होगा, तो ये भी एक पुअर्टी का इंडिकेटर है कि कंट्री पुअर्टी में डूब रही है। तो इससे होता क्या कि इससे जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत लो होता है कंट्री का, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाती है कंट्री की।
तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है पुअर्टी का, कि अगर टॉयलेट फैसिलिटी होगी तो सैनिटेशन अच्छा होगा, और सैनिटेशन अच्छा होगा तो हेल्थ भी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोग देश का जीडीपी बढ़ेगा, गरीबी मिटेगी। तो अगर बस टॉयलेट फैसिलिटी अच्छी हो जाए तो गरीबी बहुत अच्छे से मिट सकती है। अभी एक और यहाँ पे इंडिकेटर है हाउसिंग, जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड को बताना कि मैं फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ अकाउंट्स की, स्टेट्स की, ओसी की और इकोनॉमिक्स की। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बाकी हम अभी अगले वीडियो में मिलेंगे। तो बाय, टेक केयर।